अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही स्पेशल वीडियो करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इसके अंदर हम 5 से 7 डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे यूजिंग अ लाइव एग्जांपल जो अभी रिसेंटली हुई है एफएफसी के अंदर जो लोअर कैप लगा था उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। और ओवरऑल जो हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स वो ये है कि शेयर की प्राइस बढ़ती क्यों है और शेयर की प्राइस कम क्यों होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और आई एम प्रीटी श्योर इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसमें हम एक लाइव एग्जांपल्स को यूज़ करके मल्टीपल कॉन्सेप्ट से देखेंगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होगी ये वीडियो, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी वर्किंग हुई भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा और इससे आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगेन द मेन कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है और क्यों कम होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप ओवरबॉट चीज़ें ख़रीदने से भी बच जाएंगे। आपको पता होगा कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है और इसके मैं पीछे जाके इसको परचेज़ करूँगा तो ये यूफोरिया बाइंग तो नहीं है या एक्चुअली में इसका कोई रीज़न है, या फिर आप ऊपर जाके बाई करके फंस तो नहीं जाते बीच में। ये सारी चीज़ें हम इसमें बेनिफिट मिलेंगे आपको। और अगेन एग्जांपल हम यूज़ करेंगे एफएफसी की कि एफएफसी को लोअर कैप क्यों लगा था और अब दोबारा से उसकी रिकवरी होगी किस तरह से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अंदर एक ये चीज़ मैंने मेंशन की है कि दो शॉर्ट्स हैं मेरी, वो मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा देता हूँ उसकी। आपने वो ज़रूर देखनी है और ऑर्डर में देखनी है। पहले आपने वो देखनी है जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में कहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होने की प्रिडिक्शन लोग कर रहे हैं लेकिन कट नहीं होगा। उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जब ये नहीं होगा तो मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी और एफएफसी का मैंने उसमें ख़ास तौर पर नाम दिया था। सेकंड वीडियो वो थी जिसमें मैंने आपको कहा कि ये मार्केट अब गिरना शुरू हो गई है क्योंकि रेट चेंज नहीं हुआ। तो दोनों शॉर्ट्स हैं, एक एक मिनट की, देख लीजिएगा। उसके बाद आपको पूरी पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। हम इसमें बेनिफिट भी हमारा ये कि हम बड़े सीक्वेंस से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रीम लाइन कोर्स इन चीज़ों के ऊपर। तो आप सब सारी चीज़ें सीक्वेंस से देखते आएंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि एफएफसी पे लोअर लॉ क्यों लगा। तो इसकी कुछ पोटेंशियल रीजंस हैं, हम पहले उन पर डिस्कशन शुरू करते हैं। पहली बात ये कही जा रही है कि रिज़ल्ट बहुत बुरा आया है, इसकी वजह से लोअर लॉक लग गया। तो हम थोड़ा सा देखते हैं क्या वाकई ऐसी बात है या फिर सिर्फ एक मफरूज़ा है, एक असम्पशंस पे लोग चल पड़े। तो इस पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये कि हमारे पास एफएफसी की वैल्यूएशन मॉडल अभी प्रिपेयर नहीं है। मैं उस पर काम कर रहा था लेकिन मसला ये कि उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह से हम ऑटो का जो मॉडल बना हुआ था ना उससे बहुत मुख्तलिफ होगा। अगर वीडियो रेडी हो गई और कभी पब्लिश हो गई तो आप देखिएगा उसका मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है बनस्बत इसके जो हमने ऑटो में भी काम किया था। तो अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है तो वो वीडियो तैयार नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। तो जो भी वैल्यूएशन हम करेंगे ना तो हमारी फ्यूचर की वैल्यूएशन मॉडल रेडी नहीं है, हम उसका एक अल्टरनेट वर्जन करेंगे। तो फिलहाल जो ये आपको चीज़ नज़र आ रही है ये इनका करंट रिज़ल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। इस बार इनका रेवेन्यू आया है 150 के करीब, पहले इनका था 127। अच्छा, ये क्वार्टर ओवर क्वार्टर है। ठीक है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर की परसेंटेजेस यहाँ लिखी हुई हैं। थोड़ा सा पचरंगी हो गया है ये, लेकिन इसमें इसका मकसद ये कि ग्रीन जो है वो पॉजिटिव है, रेड जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकेंगे नेगेटिव है। और यहाँ पे मैंने ईयर ओवर ईयर की परसेंटेजेस फिर भी डाल दी हैं जस्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे नंबर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फिर नंबर आ रहे थे यहाँ पे। तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर में रेवेन्यू इनका एक्चुअली इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा मसला कहाँ पर आया? मसला इनका आया मार्जिन्स ख़राब हुई हैं। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं अगले पॉइंट में। तो अगर हम देखें तो इनकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 13.5 से कम होकर 11.2 हो गया है और इसी की वजह से इनका डिविडेंड भी कम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि अर्निंग तो फिर भी ठीक है लेकिन डिविडेंड बहुत कम आया है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो 75% की डिविडेंड पॉलिसी है पे आउट की, वो 75% ही है। ₹10.5 जब ये कमाते हैं ना तो ₹7.5 दे देते हैं। तो ₹13.5 कमा के ₹9.5 दे दिए इन्होंने और ₹11.25 कमा के ₹8.5 दे दिए। तो 75% का जो पे आउट रेशियो है वो मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए। और टॉप लाइन जो है वो इनकी बड़ी है, इनका ऑफ टेक में इजाफा हुआ है, यूरिया ज़्यादा बिका है इनका। मसला कहाँ पर हुआ है? मसला मार्जिन्स में हुआ है। दो मसले हुए हैं, एक मार्जिन में मसला हुआ है और दूसरा इनका टैक्स का रेट बढ़ गया। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 40% पे टैक्स रेट दिया था कॉर्पोरेट, अब इन्होंने ऑलमोस्ट 47% पे दिया है। तो ये जो फ़र्क आया ना, इन दो चीज़ों की वजह से इनकी नेट मार्जिन्स कम हो गए और उसकी वजह से इनका ईपीएस और फिर सब्सिक्वेंटली डीपीएस कम हो गया। अच्छा, कोई अगर कंफ्यूज है तो ये टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बनाने में लागत कितनी आती है। दिस इज़ पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लगा दिया तो ये पैट हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईपीएस इज़ अर्निंग पर शेयर, डीपीएस इज़ डिविडेंड पर शेयर। और ये जो जहाँ पे आपको सी नज़र आ रहा है ये क्यूमुलेटिव है, तो यहाँ पे ये पूरे साल की बात होगी। ठीक है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्वार्टर की बात होगी। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर हो गई।
तो अब इनका क्या मसला हुआ कि टैक्स रेट कम था, टैक्स रेट ज़्यादा था और इनका ग्रॉस मार्जिन कम हो गया। क्यों हुआ, अब इस पर बात करते हैं कि वाज दिस रिजल्ट प्रिडिक्टेबल। तो पहली बात है इतना बुरा तो है नहीं, लेकिन क्या ये प्रिडिक्टेबल था? ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था। प्रेडिक्टेबल क्यों था? क्योंकि हमें ये दो चीज़ें पता थी कि इस बार फ्लड का मसला हुआ था, तो इकॉनमी जो है वो ख़राब हुई हुई थी, फार्म इकॉनमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मसला ये था कि सपोर्ट प्राइसेस का इशू चल रहा था वीट की, अगर कोई सेक्टर को फॉलो करता है तो उसे पता होगा। तीसरा मसला जो है वो ये था कि इनकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई थी और उसको निकालने के लिए इन्होंने आई थिंक 150 से 200 रुपये पर बैग पे डिस्काउंट दिया हुआ था कि इन्वेंट्री क्लियर इसी तरह से होती है जब डिस्काउंट देते हैं तो। अच्छा, जब अगर कोई फर्टिलाइज़र सेक्टर को समझता है और उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको समझना भी चाहिए, तो उसको ये पता होगी कि जब ये कंपनीज प्राइस पर बैक डिस्काउंट देती है ना, तो वो थोड़ा सा भी डिस्काउंट हो ना, 100, 200, 250 रुपये, उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि इनके मार्जिन्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये सबको पता था कि डिस्काउंट चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ये रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन वाली जो बात है ना वो बिल्कुल ही गलत है। सबको पता था कि एक्सपेक्टेशन क्या आनी है, और क्योंकि मार्जिन ख़राब होने सबको पता था ये बात। तो रेवेन्यू ऊपर चला भी गया, ऑफटेक ऊपर चला भी गया, फिर भी जो है ना वो आपके ख़राब ही हुआ है क्योंकि मार्जिन ख़राब होने थे। तो ये बात तो है कि ये प्रिडिक्टेबल था बिल्कुल। तो ये कहना कि एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल गलत है। अब इससे आगे बात करेंगे कि फिर हुआ क्या। अच्छा, तो 51.7 जो है इनका क्यूमुलेटिव ईपीएस आ गया और 45.5 इनका पहले था। ईयर ओवर ईयर ये इंक्रीज़ ही है, कमी नहीं आई है इसके अंदर। डिविडेंड भी इनका साल के हिसाब से बढ़ा ही है, क्वार्टर वाइज थोड़ी सी कमी आई है बस। अच्छा, अब इसमें हम नीचे बात करते हैं कि अब शेयर की, ये तो हमने सारी पिक्चर हमें क्लियर हो गई कि रिजल्ट के साथ क्या था, रिजल्ट प्रेडिक्टेबल था नहीं था, वो हमने सब सीधा बातें करनी। अब बात करते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ती क्यों और कम क्यों होती है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एफएफसी से लिंक्ड नहीं है, ये मैं जनरल बात समझा रहा हूँ कि दो चीज़ें होती हैं मेरे एक्सपीरियंस के अंदर। सिर्फ दो चीज़ें जो हैं वो आपको जेन्युइन प्राइस जब बढ़ती है, ये जेन्युइन जब प्राइस डिक्रीज होती है ना, तो उसके सिर्फ दो रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न होता है कि कंपनी की अर्निंग बढ़ जाए। कंपनी 100 रुपये कमाती थी, अब 120 रुपये कमाने लग गई है, तो शेयर की प्राइस भी 20% बढ़ जाएगी। दूसरा रीज़न ये होता है कि अर्निंग का मल्टीपल बढ़ जाए। पहले कंपनी को 1 रुपया ख़रीदने के लिए लोग 5 रुपये देते थे, अब 1 रुपया ख़रीदने के लिए लोग 10 रुपये देते हैं। तो इसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, इन दोनों चीज़ों की वजह से। तो क्या एफएफसी के अंदर दोनों में से कोई भी रीज़न था? क्या उसकी अर्निंग बढ़ रही थी? ये हमने देख लिया, अर्निंग नहीं बढ़ रही थी, अर्निंग तो कम ही होनी थी, एक्सपेक्टेशन ही ये थी। अगर किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो वो उसका मसला है कि वो तो बिज़नेस को समझ नहीं रहा कि क्या हो रहा है और उस बिज़नेस में वो इन्वेस्टेड है, तो उनको तो छोड़ दें। लेकिन जो समझ में आने वाली बात है, वो सबको पता है कि उसके अंदर बैग की जो प्राइसेस कम होंगी तो मार्जिन ख़राब होंगे, अर्निंग भी कम होगी और डिविडेंड भी कम होगा। तो अर्निंग तो बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। ये तो जैसे हमने पिछले पॉइंट के अंदर, जैसे चूँकि हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रहे हैं, पिछले पॉइंट में हमने ये स्टैब्लिश कर लिया है कि प्रेडिक्टेबल था रिजल्ट, उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी। सबको पता है कि मार्केट में जो रेट मिल रहा है उस पर बैक पे डिस्काउंट है। अच्छा, तो अर्निंग तो नहीं बढ़ रही थी। अब क्या अर्निंग मल्टीपल बढ़ रहा था? दूसरा रीज़न देख लेते हैं। तो दूसरे रीज़न के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर आ जाते हैं नीचे ही, मैंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ। इसके लिए मुझे एक दो चीज़ें आपको ज़रा बतानी है। ये मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक न्यू सिनेरियो भी क्रिएट किया है मैंने, ये मैं आपको बहुत क्विकली बता देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये दोबारा से अगेन जस्ट टू रिकैप, ये जो है ये करंट रिजल्ट है, ठीक है। करंट रिजल्ट के हिसाब से 51.7 रुपीज़ का ईपीएस इन्होंने पूरे साल में जनरेट किया। पूरे साल में इनकी अर्निंग कितनी थी, उसमें से 75% रेशो के हिसाब से 37 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट कर दिया। अच्छा, अब अगर हम एक सेकेंड के लिए ये अज्यूम कर लें कि लोगों को नहीं पता था कि अर्निंग कम होनी है, ठीक है, तो हम इसको एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लेते हैं और ये कह लेते हैं कि लोगों को ग्रॉस मार्जिन, दो ही रीज़न थे ना, हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया कि ग्रॉस मार्जिन कम हुए और टैक्स रेट बढ़ गया, इसकी वजह से इनकी अर्निंग कम हुई है। अदरवाइज इनका ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अगर मार्जिन और टैक्स रेट अपनी जगह पर रहते तो इनका अर्निंग भी बढ़ जाती। तो लेट्स अज्यूम कि किसी को नहीं पता था कि ग्रॉस मार्जिन कम होंगे और किसी को ये भी नहीं पता था कि टैक्स रेट में इजाफा होगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों को अगर हम अज्यूम कर लें, हम इनका पुराने क्वार्टर का जो मार्जिन था ना 30.80%, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। हम 25.23 जो कि कम मार्जिन है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। हमने कहा कि जो इनका रेवेन्यू आया है इस पे इन्होंने ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है इस पे 30.8% के हिसाब से मार्जिन से कमाया है। तो ये जो 37 जो है ना, ये बढ़ के हो जाता है 46, ठीक है। हमने आगे पीबीटी भी इसी हिसाब से कैलकुलेट किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स भी जो है ना, हमने ये 46.60 नहीं लगाया, हमने 40.50 लगाया। जस्ट फॉर अ सेकंड बियर विद मी, एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जो पुरानी मार्जिन से ना, पुराना टैक्स रेट था, इस क्वार्टर में भी वही हो रहा है, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड। तो इससे क्या होता है, जो ईपीएस है ना वो बढ़ के हो जाता है 53.63।
सही है। क्या हुआ, पिछले क्वार्टर में 45.5 था और इस क्वार्टर में बढ़ के हो जाता है 53.63 क्योंकि इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। और अभी कितना हुआ है इस साल 51.7। तो पिछले साल की बनिस्बत हम एक सेकंड के लिए जूम करते हैं कि 53.63 हो जाता है। चलें, तो जहाँ पे आपको ये न्यू सिनेरियो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, उसका मतलब ये है कि ये 53.63 के हिसाब से चीज़ें कैलकुलेट हुई हैं। और जो रियल सिनेरियो है वो ये है कि 51.7 जो आज की रियलिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ कि अगर हमारा कहने का मकसद क्या है कि अर्निंग मल्टीपल, पहली बात ये कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन बिलो जो है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ी सी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले लेकिन हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि अर्निंग तो हम नहीं बढ़ी, ये तो इस्टेब्लिश हो गया। अर्निंग मल्टीपल बढ़ रहा था क्या? अच्छा, इनका जो FFC का जो बूम मार्केट के अंदर जो मल्टीपल होता है ना, वो 10.5 के आसपास होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो हमने एज्यूम कर लिया 11 का। ठीक है, अगर 11 के ऊपर, मतलब चलो 10.5 भी लगा लें, 10.5 के हिसाब से अगर पी मल्टीपल ऑलरेडी है, सही है, मैं दो बातें कह रहा हूँ आपसे, लेट मी रीफ्रेज दिस। इनका 10.5 के 10.29 टू बी प्रिसाइज इनका जो है ना मल्टीपल होता है इवन इन द बूम मार्केट। ठीक है, इस वक्त इनका पी मल्टीपल ऑलरेडी 10.5 पे था, तो इससे ऑलरेडी अपनी पीक से कितना ऊपर जाएगा? नहीं जा सकता ना। लोग इससे ऊपर जाके ख़रीदेंगे क्यों जब उतना वो बिकता ही नहीं है माल। एक चीज़ इतनी महंगी है ही नहीं तो उसके इतने महंगे रेट क्यों देंगे? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट छोड़ दूँ, साजगार का जो लास्ट वीडियो है हमने कैलकुलेशन वाली नहीं, जो एनालिसिस वाली वीडियो की है, वो भी देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं। उसके अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई कि मल्टीपल बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि सामने अर्निंग्स बढ़ रही हैं, टैंक की लॉन्च हो रही है ना, तो लोग उसकी वजह से ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं एंड दैट इज़ जस्टिफाइबल। वो आगे की अर्निंग जो बढ़ रही है ना उसके हिसाब से पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी वो सिचुएशन नहीं। मैं आपको दोनों सिनेरियो बताता हूँ। अगर आप समझते हैं कि लोग कहेंगे यार नहीं टैक्स रेट का हमें नहीं पता था और ग्रॉस मार्जिन का नहीं पता था, तो वो चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। देखें, अगर हम 11 का मल्टीपल दे देते हैं, सही है, 10.5 को भी छोड़ते हैं, हमने 11 का दे दिया, तो भी इनकी प्राइस जो है ना रियल सिनेरियो 51.7 के हिसाब से इनकी प्राइस बनती 568 रुपीज़, जो कि ऑलरेडी थी। ठीक है, और अगर हमने कहा कि नहीं, लोगों को नहीं पता था और लोग समझ रहे थे कि अर्निंग बढ़ जाएगी, हम इस वजह से मल्टीपल ज़्यादा दे रहे हैं, तो भी इसकी प्राइस बनती है 589। अब यहाँ ज़रा चार्ट पे देखें क्या हुआ। ये प्राइस चल रही थी 599 की, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद से ये एकदम से बढ़ना शुरू हुई और जाते जाते 600 से भी ऊपर चली गई, ऑलमोस्ट 700 टच करने लग गई है। तो 700 पे तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं थी ना इसकी। अब 683 की इसकी पीक प्राइस लगी है। 51.7 का जो EPS है ये वाला जो रियल में है, उसके हिसाब से ये जो प्राइस है इस पर मल्टीपल हो गया था 13.21 का। 13.21 तो इसका बूम मार्केट में भी नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर हम अज्यूम करें कि लोगों को नहीं पता था कि मार्जिन्स ख़राब हो जाएंगे, लोगों ने ज़्यादा अर्निंग एक्सपेक्ट कर ली थी, जो कि हमने ऊपर इस्टेब्लिश कर लिया है कि इसके समझने की कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था, लेकिन लेट्स अज्यूम कि लोगों को नहीं पता था, उन्होंने ज़्यादा अर्निंग अज्यूम कर ली, तो भी 53.63 का जो न्यू सिनेरियो है उसके हिसाब से भी अगर बनाए ना, तो भी 13.25 का मल्टीपल चला जाता है। तो इन दोनों की एवरेज 13 का मल्टीपल FFC को कोई क्यों देगा जब उसकी पीक के अंदर भी जो है वो 10 10.5 होता है। ठीक है, तो अर्निंग नहीं बढ़ रही थी, मल्टीपल बढ़ने की कोई वजह नहीं थी, तो फिर क्या रीज़न हुआ बढ़ना? इसके हम यहाँ पे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि तीसरा जो रीज़न है ना वो है यूफोरिया या फिर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। फॉर वट एवर रीज़न लोगों ने इसकी प्राइस बढ़ाना शुरू कर दी, और यही चीज़ मैंने आपको वो उस इंटरेस्ट रेट वाली शॉर्ट के अंदर भी वार्न किया था कि ये प्राइस बढ़ रही है और फालतू की चीज़ें प्राइस इन हो रही हैं और ये एकदम से निकलेंगी, क्योंकि हर चीज़ की एक जस्टिफिकेशन होती है। और जस्टिफिकेशन अगेन दीज 2 पॉइंट्स, या तो उसकी अर्निंग बढ़े या किसी वेरी सॉलिड रीज़न, जस्टिफाइबल रीज़न की वजह से उसका मल्टीपल बढ़े। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द वीडियो। शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है? या तो उसकी अर्निंग बढ़े या उसका मल्टीपल जस्टिफाइबल जो है ना वो बढ़ जाए, और कोई रीज़न नहीं होता। अगर कोई है तीसरा तो वो ये है कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग या यूफोरिया, लोग बढ़ाए जा रहे हैं और बस बढ़ रही है प्राइस, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होता। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि अगर नहीं आया तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अच्छा, अब हम एक दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं इसको। हम अपने कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। एक हमने इसके वैल्यूएशन के 2 तरीके हैं। FFC को 2 तरीके से वैल्यू किया जा सकता है। एक हम P के थ्रू भी वैल्यू करते हैं और दूसरा हम जो है DGM के थ्रू भी करते हैं। DGM क्या है? ये एक डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड है। इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। और अगर किसी ने एनालिस्ट की एक्चुअल पढ़ाई की है, जो कोर्सेज होते हैं, एक्चुअल एजुकेशन हासिल की है, तो वो उसको गोल्डन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से भी नाम से भी जानता होगा।
तो हम इसमें ग्रोथ तो नहीं लगा रहे, तो हम इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कह देते हैं। गोल्डन ग्रोथ हम नहीं कहते, लेकिन वो भी इसका एक नाम है, आप पहचान गए होंगे अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। अच्छा, हम वैल्यूएशन कर लेते हैं डीजीएम के थ्रू। डीजीएम को जैसे मैंने कहा था, इस वीडियो में हम बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक वैल्यूएशन का ये मेथड भी है, कभी इस पर डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। इस वक्त जो है हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझ लेते हैं। डीजीएम क्या होता है या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या होता है, कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि लोग ख़रीदते ही डिविडेंड की वजह से। FFC इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज। लोग ख़रीदते हैं इसलिए कि हमें इसका डिविडेंड मिलेगा। ईफर्ट लोग ख़रीदते हैं, हमें इसका डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनी होती है ना, लोग जब उससे ख़रीद ही रहे होते हैं डिविडेंड के लिए, तो वो फिर वो डिविडेंड के हिसाब से ही उसको वैल्यू करते हैं। अगर उनको 10 रुपये का डिविडेंड चाहिए तो वो उस हिसाब से ही शेयर प्राइस उसकी एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर वो बहुत महंगा शेयर खरीद लेते हैं, तो उनका डिविडेंड यील्ड कम होना शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं। और अगर वो बहुत सस्ता ले लेते हैं तो उसके बाद जब उन्हें डिविडेंड मिलता है ज़्यादा, तो उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी हो जाती है और वो बड़ी एक अट्रैक्टिव पोजीशन में आ जाते हैं। अच्छा, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिविडेंड के हिसाब से वैल्यू करते हैं। हमने पी मल्टीपल के हिसाब से वैल्यू कर लिया। हमने इसकी समरी क्या थी पी मल्टीपल के हिसाब से, कि इसकी जो एवरेज है बूम मार्केट के अंदर जो इसकी एवरेज होती है वो 10 से 10.5 PE के बीच में रहता है। हमने इसको 11 अज्यूम कर लिया, ठीक है। 11 के हिसाब से भी जो 683 की प्राइस थी वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं थी, जो इसकी पीक लगी है उसके हिसाब से 13.25 के और 13 के बीच का जो है ना वो मल्टीपल आ रहा था, अनजस्टिफाइबल, कोई रीज़न नहीं था उसका। अब हम इसको डीजीएम के थ्रू भी वैल्यू कर लेते हैं। डीजीएम के अंदर अभी अगर आपको नहीं पता ये सारे कॉन्सेप्ट्स, तो बस थोड़ी सी जो मेरी बातें उसको एज इट इज़ मनवन तस्लीम कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। पुराने स्नैरियो के हिसाब से जो रियल स्नैरियो 37 रुपीज़ का इस साल डिविडेंड आया है, और हमने कहा कि नए स्नैरियो को भी ऐड कर लें तो उसमें 40.76 हम दोनों स्नैरियो पे लगा के देख लेते हैं कि अगर किसी को पता था अर्निंग ज़्यादा आएगी तो, और अगर किसी को नहीं पता था तो भी, हम सारे बेसिस कवर कर लिए। अच्छा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तकरीबन समझ लें 9% बनता है इस वक्त, ठीक है। 9% की डिविडेंड यील्ड चाहिए होती है लोगों को एज ऑफ नाउ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, -2 इसको करके 7% पे हम रखेंगे, क्योंकि ये 75% पे आउट देते हैं। अब ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो आप कमेंट में पूछ लें, लेकिन फिलहाल इसको एज इट इज़ मान लें आपके, ऐसा ही होता है, ठीक है। कि मतलब इसको बताने जाऊँगा ना तो वो पूरी 20-25 मिनट की एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो हम 7% पे इसको करेंगे, ठीक है। 9% इस वजह से होता 9% पर है क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आजकल 9% चल रहा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, बट 2 हम इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि FFC जो है वो 100% का पे आउट नहीं देता, इसको तस्लीम करने फिलहाल। तो 7% के हिसाब से अगर हम इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करें ना, तो 37 के DPS पे इसकी वैल्यू बनती है 528 रुपीज़ पर शेयर, और 40.76 के हिसाब से इसकी बनती है 582। तो ये देखें, ये उसी प्राइस रेंज के करीब करीब चला गया। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि 683 पे नहीं जाती। फिर भी हम 1 सेकंड के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि 683 जस्टिफाइबल, फिर हम देखते हैं कि यील्ड कितनी बन रही है। आप देखें, अगर 37 रुपीज़ का DPS है जो कि रियल स्नैरियो है और 683 की शेयर प्राइस है, तो इसकी यील्ड बनती है 5.4%। इस वक्त आप इसको इस तरह से देखें, कोई 5.4% पे जिसको चाहिए डिविडेंड, FFC इज़ अ कंपनी जिसको लोग बाय करते हैं डिविडेंड के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं करते। अगर किसी को डिविडेंड ही चाहिए तो वो तो अपने सेविंग्स अकाउंट में रखेगा ना, तो भी उसको 8 से 9% मिल जाएंगे, है कि नहीं है। तो 5.4% पे वो FFC क्यों खरीदेगा, समझ रहे हैं आप बात। इसका मतलब है ओवर वैल्यू हुआ है। स्टॉक मार्केट में आता है इंसान, रिस्क भी ले और यील्ड भी कम मिले, इससे अच्छा तो वो रिस्क फ्री रिटर्न ले ले 8-9% का। और सेम गोज़ फॉर दिस वन, 40.76 का DPS है। अगर हमने ये अपने सेकंड स्नैरियो के हिसाब से रखा है जिसमें लोगों को नहीं पता था कि अर्निंग ज़्यादा है, तो भी 683 के पर 6% यील्ड बनती है। 6% यील्ड को क्यों लेगा, 8-9% उसको MCF में मिल जाएंगे, अपने कैश फंड में मिल जाएंगे, अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में मिल जाएंगे इतने, तो चाहे इस्लामिक हो चाहे कन्वेंशनल, दोनों में मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है 683 की जो प्राइस थी ना वो कम्प्लीटली ओवर वैल्यूड थी और विदाउट एनी रीज़न थी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। प्राइसेस कभी कभी बिल्कुल ओवर वैल्यू हो जाती हैं। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे कुछ टाइम पहले मारी की हुई थी ये देखिए, मारी का चार्ट है ये, ठीक है। मारी की प्राइस चल रही थी, सही आ रही थी। यहाँ पे मुझे याद है क्योंकि उसमें मैंने मारी होल्ड किया हुआ था, और जब ये इतनी ओवर वैल्यू हुई थी तो मैंने बेचा भी था मारी, इस वजह से मुझे याद है, तो मैं ये एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए 450 के आसपास चल रहा था और एकदम से विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। सेम सिचुएशन हुई थी जो आज FFC के साथ हुई है। FFC में थोड़ी छोटी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसमें स्टॉक डबल हो गया था। ये देखें आप 550 का था और इसकी पीक लगी थी ऑलमोस्ट 900 पे ना, राइट 900 टच कर गया था ये।
तो 450 से ऊपर जाता है तो 900, 100% का प्रॉफिट हो गया, मैंने ऊपर बेचा, मैंने कहा तो बिल्कुल ओवर वैल्यू हो गया, इसकी तो कोई रीज़न ही नहीं है होल्ड करने का। और फिर देखिए नीचे आ गया, दोबारा आज तक उस प्राइस पे दोबारा नहीं गया ये। तो अब आप कहेंगे कि एफएफसी अगर बढ़ रहा है तो किसी रीज़न से बढ़ रहा है, ऐसा हर बार नहीं होता। कभी कभी लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। लोगों को इस बार लगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इनकी अर्निंग भी बढ़ जाएंगी, लोगों ने इसको बढ़ाना शुरू किया और उसके साथ मोमेंटम के अंदर कुछ लोगों ने ज़्यादा ही बढ़ा दिया, जितना नहीं बढ़ाना था ना उतना ले गए। उसके बाद क्या होना है, वो इवेंचुअली आके अपनी प्राइस पे बैठना है, क्योंकि उससे महंगा तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं लोग। जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6% की यील्ड पे लोग क्यों खरीदेंगे, कोई रीज़न ही नहीं है उनको ख़रीदने का। तो मारी के साथ भी ये हुआ था और ये देखें आज तक उस प्राइस पे नहीं गया और वहाँ जाते हुए अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। तो जिसने ऊपर बाय किया ना वो फंसा रहेगा बेचारा। इन वीडियोस से मेरा समझाने का मकसद ये है कि आप इन वैल्यू ट्रैप से बच सकें। ये वैल्यू ट्रैप्स होते हैं, लोगों को लगता है कि यार कुछ बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, मैं ख़रीद लूँ वरना ये और निकल जाएगा। फोमो हो जाता है लोगों को, लोग फोमो में बाइंग कर लेते हैं। अब किसी बेचारे ने 850-900 पे हमारी बाई किया होगा ना, या तो लॉस बुक करके निकला होगा या आज भी वो वेट कर रहा होगा कि 900 पे आए तो मैं बेच के निकलूँ, ठीक है। फिर लोगों को जो है ना वो इन्वेस्टमेंट से वो बेजार हो जाते हैं। अच्छा, सेम सिचुएशन मेरे ख्याल से हो रही है इस वक्त एनसीपीएल में। एनसीपीएल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसका हमारा मॉडल रेडी हुआ हुआ है, एफएफसी में हमारा मॉडल रेडी नहीं हुआ हुआ। तो हम इस वीडियो के अंदर ना 3 एग्जांपल्स देख रहे हैं। एफएफसी को हमने डिटेल में डिस्कस किया, मारी को हमने एज एन रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया, एनसीपीएल को हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एनसीपीएल के अंदर हमने मॉडल के अंदर कैलकुलेशन की थी, हमारी अजम्पशन के हिसाब से 55 से 60 रुपये के बीच में शेयर प्राइस बन रही थी। आज ये शेयर प्राइस 83 रुपीज़ की हो गई है। हम एक सेकंड के लिए चलते हैं एनसीपीएल के मॉडल पे। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपका मॉडल गलत है और इस तरह से, मैंने कहा मॉडल तो ठीक है, हमारी अजम्पशन गलत हो सकती है, मॉडल में तो कोई गलती नहीं है, अजम्पशन गलत हो सकती हैं, विच इज़ फाइन, अजम्पशन का तो कोई मसला नहीं। हमने हिसाब लगाया कि 400 गाड़ियाँ बिक जाएंगी, हो सकता है ज़्यादा गाड़ियाँ बिक जाएंगी, हमें तो कोई पता नहीं है इस बात का। तो हम जैसे मैंने साजगार वाले जो लास्ट वीडियो है एनालिसिस की, उसमें देखिएगा मैंने यही चीज़ सिखाई है कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है, रिजल्ट आते रहते हैं, तो हमने जो है वो चेक करना होता है कि हमारी अजम्पशन सही है या गलत है। इसमें ईगो का कोई मसला नहीं होता, हमने अंदाज़ा लगाया, हमने चेक करना होता है। अच्छा, अब इसकी प्राइस हो गई है, मैंने थोड़ी सी वर्किंग इसमें मजीद ऐड की है आपको समझाने के लिए। इसकी प्राइस हो गई है ऑलमोस्ट 85, 82, 83 हो गई ना, तो 80 से 85 के बीच में। अब हमारे पास जो प्रोजेक्टेड आ रही थी वो आ रही थी 56.76। अब इसको पहुंचने के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से 700 गाड़ियाँ अगर ये जाएगा उस J7 की बेचते हैं, 700 गाड़ियाँ J5 की बेचते हैं, नहीं सॉरी 600 अगर ये गाड़ियाँ बेचते हैं तो ये प्राइस बनती है 85.15 की, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है 14,400 गाड़ियाँ अगर ये बेचते हैं। अजम्पशन लेने को ये भी ले सकते थे, लेकिन इसके लिए ना कोई दिमाग सेंस नहीं बना रहा था। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि जितनी गाड़ियाँ हेवल ने आके, साजगार ने आके दूसरे तीसरे साल नहीं बेची थी ना, उतनी से ज़्यादा उतनी गाड़ियाँ ये लोग आके पहले साल बेच देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अनबिलीवेबल है ये बात, लेकिन देखें कहने का अजम्पशन में लेने को ले सकते हैं। बट फॉर अ सेकेंड हम अज्यूम करते हैं कि इसका जो है ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये लोग बेचते हैं 400 गाड़ियाँ ही, सही है। फॉर अ सेकेंड हम अज्यूम कर लेते हैं। अब होगा क्या, ये जो शेयर प्राइस ऊपर बढ़ जाती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये गिरती कब है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 400 जो हमारी पुरानी अजम्पशन थी ना, फॉर अ सेकेंड अज्यूम करते हैं कि हमारी अजम्पशन 100% दुरुस्त थी, ऐसा ही होता है जब अर्निंग आती है। तो जब रिजल्ट आएगा ना तो इनकी आती है 56.76 की प्रोजेक्टेड प्राइस। इनके रिजल्ट के अंदर जो EPS आएगा, जैसे अभी यहाँ पे जो EPS आया है इस बार इनका फौजी वालों का, वो आया है 11.2। तो इनका जो ये EPS आएगा ना वो आएगा 5.68, ठीक है। प्राइस इनकी होगी 85। लेट्स अज्यूम कि जो आज की प्राइस है ना ये यहीं पर ही स्टेबल रह जाता है और कल रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के अंदर आता है 5.68 का EPS, ठीक है। और अज्यूमिंग कि इन्होंने 800 गाड़ियाँ पर महीने की बेची, तो उससे क्या होगा कि इन दोनों का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे ना, कि लोग इस 5.68 रुपीज़ की अर्निंग को ख़रीदने के लिए कितने रुपए दे रहे हैं, कितने मल्टीपल्स दे रहे हैं, तो आंसर आएगा 15। अभी हमने साजगार की जो एनालिसिस की है उसमें लोग टैंक की प्राइस को ऐड इन करने के बाद कितना महंगा ख़रीद रहे हैं, 8 रुपये, ठीक है, 8 गुना। तो मल्टीपल है क्या, मल्टीपल ये कि आपको एक शेयर कितना महंगा पड़ रहा है। 100 रुपये का जो शेयर है ना, हो सकता है वो 2000 वाले शेयर से महंगा हो, क्योंकि उसका मल्टीपल हाई हो, ठीक है। तो शेयर्स महंगा है या सस्ता है, इसको शेयर की प्राइस के हिसाब से कभी भी नहीं देखते, इसको हमेशा मल्टीपल के हिसाब से देखते हैं। ये तो बेसिक रूल है इन्वेस्टमेंट का। तो
अगर 8 गुना प्राइस आप दे रहे हैं साजगार का 1 रुपया लेने के लिए, तो आप जो है वो 15 गुना दे रहे होंगे NCPL के शेयर के लिए। तो लोग नहीं देंगे, लोग कहेंगे हम इतना महंगा शेयर क्यों लें, 8 से 15 ऑलमोस्ट 2 गुना महंगा हो गया, ये डबल प्राइस हम पे कर रहे हैं। तो हम साजगार का शेयर खरीद लें, हम टोयोटा का शेयर खरीद लें, टोयोटा का भी 7 पे मल्टीपल चल रहा है। तो लोग 15 गुना क्यों पैसे देंगे इस शेयर खरीदने के लिए, लोग 7 और 8 गुना क्यों पैसे नहीं देंगे। तो ये जो चीज़ है ना, उस वक्त लोग क्या करेंगे, लोग इसको बेचना शुरू कर देंगे। जस्ट लाइक लोगों ने मारी को बेचना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक लोगों ने FFC को बेचना शुरू कर दिया रिजल्ट के फ़ौरन आने के बाद। फिर पता क्या होता है, फिर हेडलाइंस बनती हैं कि जायको का जो रिजल्ट आया NCPL का, दैट इज़ बिलो एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से लोअर लॉक लग गया। ये होता है एट द एंड ऑफ द डे, जब अर्निंग आ जाती है ना, उसके बाद लोग देखते हैं कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए इसकी तो शेयर प्राइस इतनी बनती ही नहीं है, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। और फिर वो लोअर लॉक्स लगते लगते, जैसे मैंने आपको मारी की एग्जांपल दिखाई, फिर वो महीनों गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, जब तक वो अर्निंग उस जगह पे आती नहीं है ना, या मल्टीपल उतना आता नहीं है, वो वहीं पर ही रहता है, वो एक पीक लगी रह जाती है उसकी, और जो ऊपर फंस गया वो फिर फंस गया। तो अगर NCPL की वाकई इतनी गाड़ियाँ बिक गई हैं, जो हमने देखा कि इसकी जस्टिफाइड बनती हैं, अगर ये 14,500 गाड़ियाँ बेच देते हैं, फिर तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर इतनी ही प्राइस होनी चाहिए इसकी। लेकिन अगर इससे कम है तो मोस्ट लाइकली ये रिजल्ट आने के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ लोग 15 गुना पैसे क्यों देंगे जब इनको दूसरा शेयर एक 7 से 8 गुना पे मिल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी देखें FFC नीचे आ रहा है, कब तक आता है। लेकिन अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, ये जो भी प्राइसेस मैंने लगाई है ना, ये इसकी रियल फेयर वैल्यू कैलकुलेशन नहीं की हमने, क्योंकि हमने इसका मॉडल नहीं बनाया, तो इसको आप वो नहीं अज्यूम करिएगा। बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें DGM डिस्कस किया, हमने PE मल्टीपल्स को डिस्कस किया, शेयर ऊपर क्यों जाता है नीचे क्यों जाता है, हमने वो डिस्कस किया, दोनों रीजंस डिस्कस किए। एक FFC को हमने 2 डिफरेंट वैल्यूएशन के थ्रू किया, और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं इसके अंदर। कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लें, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा जवाब मिलेगा, जनरल क्वेश्चन पूछेंगे ना तो फिर वो जनरल जवाब मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगी, दोबारा देखिएगा इस वीडियो को अगर ज़रूरत पड़े। इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कोई नहीं समझाएगा यहाँ पे, स्पेशली यूजिंग अ लाइव एग्जांपल। जो एक दिन पहले का इवेंट है ना, हमने उसको यूज़ करते हुए किया ये, हमने 3 डिफरेंट कंपनीज़ को इसमें रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ किया, और आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग हियर। तो आप देखें इस वीडियो को, क्वेश्चंस पूछें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी हो मुझे बताइएगा। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो पे देखते हैं। कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिला तो फौजी फर्टिलाइज़र की हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए फिर एक पूरा मॉडल तैयार करूँगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट अगर कोई मेरे साथ ये फॉलो करते हुए आ रहा है तमाम वीडियोज़ को, उसको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सारी चीज़ों पर। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।